नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रित की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 3 अतीत में दबे पांव के दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। इस सत्र के उपरांत विद्यार्थी अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कर सकेंगे, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में प्रदर्शित चीजों की सूची बना सकेंगे, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को लिखकर व्यक्त कर सकेंगे, कुलधरा व मोहनजोदड़ो की तुलना कर सकेंगे। आइए पिछले सत्र को दोहराएं। पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया था कि यह पाठ लेखक की मोहनजोदड़ो की यात्रा का वर्णन है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर और आबादी 85,000 थी। ईंटों के टीलों पर उनकी बसावट थी और सिंधु घाटी सभ्यता की जीवंतता का वर्णन भी लेखक ने किया है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग बताया गया है और चंडीगढ़ ग्रिड शैली का शहर बताया गया है और उसकी तुलना मोहनजोदड़ो के साथ की गई है। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन उनका उत्तम था। बसावट ग्रिड प्लान के अनुसार थी। किसी भी घर का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, यह भी बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि घरों में बड़ा आंगन कुम्हारी या धातु व्यवसाय के लिए होता था। उस समय सड़कें भी चौड़ी थी। साथ ही साथ हमने यह भी अध्ययन किया कि सिंधु सभ्यता जल संस्कृति थी। यह सिंधु नदी के किनारे टीलों पर बसी एक सभ्यता थी, जिसमें 700 गोलाकार कुएं पाए गए थे और महाकुंड व स्नान घर भी उस समय होते थे। पक्की ईंटों से बनी बंद नालियों द्वारा उत्तम जल निकासी व्यवस्था का प्रबंध भी उन्होंने किया था। घरों की नालियां हौद में खुलती थी, जिसकी जानकारी भी हमने पिछले सत्र में प्राप्त की थी। अतीत में दबे पांव भाग 2 पाठ्य वस्तु का सार। यह पाठ लेखक की मोहनजोदड़ो की यात्रा के अनुभवों पर आधारित है। इस पाठ में लेखक ने एक ओर भूतकाल व इतिहास यानी अतीत की जानकारी दी है, तो वहीं लेखक व उनके साथियों को मोहनजोदड़ो के घरों में दबे पांव व चुपचाप घुसने का अपराध बोध भी है। इसलिए इस पाठ का शीर्षक लेखक ने अतीत में दबे पांव रखा है। लेखक ने मोहनजोदड़ो की यात्रा के दौरान अजायब घर भी देखा, जिसकी इमारत की तुलना किसी कस्बाई स्कूल की इमारत से की है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली 50,000 से अधिक चीजें हैं, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। साथ ही लेखक ने बताया है कि सिंधु सभ्यता को स्व अनुशासित सभ्यता माना जा सकता है और बताया है कि उस समय कोई राजतंत्र या धर्मतंत्र नहीं था। छोटी छोटी चीजों या लघुता को महत्व देने के कारण लेखक ने इसे लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा है। लेखक ने उनके सौंदर्य बोध का वर्णन करते हुए बताया है कि उनका सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। आइए आज की पाठ्य वस्तु को विस्तार से समझें। अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता। इस पाठ में हमें अतीत यानी भूतकाल में बसे सुनियोजित नगरों, सड़कों, अनाज भंडारों, यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी, उनकी जीवन शैली आदि की जानकारी मिलती है। लेखक अपनी इस यात्रा को दबे पांव इसलिए मानता है क्योंकि वह और उनके साथी मकान मालिकों की इजाजत के बिना उनके घरों में धीरे से
व दबे पांव प्रवेश कर गए। उन्हें अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी होता है। उनको लगता है कि जैसे वह किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए हैं। वे मानते हैं कि यह सभ्यता हमारी है, पर घर हमारा नहीं है। इस प्रकार एक और भूतकाल व इतिहास यानी अतीत की जानकारी इस पाठ में है, तो वहीं लेखक व उनके साथियों को मोहनजोदड़ो के घरों में दबे पांव व चुपचाप घुसने का अपराध बोध भी है। इसलिए पाठ का शीर्षक अतीत में दबे पांव रखा गया है। मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की याद आती है, क्योंकि यह पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, जहां मोहनजोदड़ो के समान खूबसूरती में एक गमी है, एक दुख है। यहां भी सड़कें चौड़ी थी। यहां गांव में घर हैं पर लोग नहीं। घर खंडहर हो गए हैं पर ढहे नहीं हैं। घरों में प्रवेश द्वार, दीवारें व खिड़कियां हैं। कुलधरा में कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। आपके सामने कुलधरा के कुछ वास्तविक चित्र हैं, जिसे आप देख करके और तुलना कर सकते हैं मोहनजोदड़ो के साथ। मोहनजोदड़ो का अजायब घर। मोहनजोदड़ो का अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली 50,000 से अधिक चीजों में से कुछ ही इसमें प्रदर्शित हैं, जो इस प्रकार हैं: काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, तांबे का आईना, चाक पर बने विशाल मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन व उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मिट्टी के कंगन, मिट्टी की बैलगाड़ी व अन्य खिलौने, माप तौल पत्थर, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाला हार और पत्थर के औजार। इस वर्णन के साथ लेखक ने उल्लेख किया है कि इस अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं पर हथियार नहीं। इससे इस सभ्यता के स्व अनुशासित होने की बात लेखक कहना चाहता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि पत्थरों के मनकों वाला हार भी है, खिलौने भी प्रदर्शित हैं। सिंधु सभ्यता को स्व अनुशासित सभ्यता या समझ से अनुशासित सभ्यता भी लेखक ने कहा है, क्योंकि उनकी नगर योजना व्यवस्थित व उनका वास्तुशिल्प उत्तम था। उनकी जल निकासी व्यवस्था व जल प्रबंध भी सुव्यवस्थित था। उनकी मोहरों, ठप्पों के अवशेष भी मिले हैं। उनकी साफ सफाई व अन्य सामाजिक व्यवस्थाएं उत्तम थी व उनमें एक रूपता थी। इन सब के साथ साथ उस समय कोई राजतंत्र या धर्मतंत्र नहीं था जो उनको नियंत्रित कर सके। उस समय के किसी महल, मंदिर या समाधि के अवशेष नहीं मिले हैं। उस समय के औजारों के अवशेष तो मिलते हैं, परंतु हथियारों के नहीं। इस प्रकार उनमें अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वह स्व अनुशासित व समाज द्वारा अनुशासित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की साधन संपन्नता। सिंधु सभ्यता को साधन संपन्न सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि उनका नगर नियोजन उत्कृष्ट था व उनके 2 मंजिले घरों में बड़ा आंगन होता था। उनकी खेती उन्नत थी व अनाज भंडार भरे होते थे। वे सिंचाई के लिए
कुओं का इस्तेमाल करते थे। वे यातायात के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। उस समय मोहरों का प्रचलन था। वे आभूषणों का प्रयोग करते थे। कसीदेकारी के लिए सोने की सुइयों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए वह साधन संपन्न सभ्यता थी। साधन संपन्न होने के साथ साथ सिंधु सभ्यता एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल सभ्यता का तात्पर्य है छोटी छोटी चीजों या लघुता को महत्व देने वाली व भव्यता का आडंबर न करने वाली सभ्यता। यानी वे छोटी छोटी चीजों को महत्व देते थे और बड़ी चीजों का दिखावा नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि वे छोटी छोटी चीजों को महत्व देते थे। उनकी मूर्तियां छोटी होती थी। मूर्तियों पर छोटा मुकुट होता था और मुकुट पर सिरपेंच नहीं होता था। उनके औजार भी छोटे होते थे। उस समय नावों का आकार भी छोटा होता था। किसी भी बड़े महल व समाधियों के अवशेष भी नहीं हैं। इस प्रकार यह संस्कृति लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। अब चर्चा करते हैं सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध की। यानी वे कला के प्रेमी थे और हर काम को सुंदर तरीके से करते थे। उनकी वास्तुकला और नगर नियोजन उत्तम व सुंदर था। उनके द्वारा बनाई गई धातु व पत्थर की मूर्तियां सुंदर थी। उनके द्वारा बनाए गए मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों पर मनुष्यों, वनस्पतियों व पशु पक्षियों के सुंदर चित्र थे। उनका केश विन्यास भी बहुत सुंदर था। उनकी मोहरें सुंदर होती थी जिन पर बारीक आकृतियां उत्कीर्ण होती थी, यानी बारीक आकृतियां खुदी हुई होती थी। उनकी लिपि सुघड़ अक्षरों वाली थी। हालांकि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन वह सुंदर और सुघड़ अक्षरों वाली लिपि थी। और खिलौने व आभूषण भी सुंदर थे। उस समय तांबे, कांसे, हाथी दांत व सोने की सुइयों से सुंदर कशीदाकारी की जाती थी। कशीदाकारी का तात्पर्य है कपड़ों पर चित्र अंकित करने की कला। उस समय की मूर्तियों पर गुलकारी वाले दुशाले भी मूर्तियों पर मिलते थे। यानी कि गुलकारी का तात्पर्य है कि फूल, कपड़ों पर फूल चित्रित करने की कला, और दुशाले का अर्थ है शॉल जिस पर फूल चित्रित हो। ये गुलकारी वाले दुशाले हुए। तो मूर्तियों पर जो दुशाले होते थे वो गुलकारी वाले दुशाले होते थे। इस प्रकार उनमें सौंदर्य बोध था। वे कला के प्रेमी थे। लेकिन उस समय किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यानी उस समय राजतंत्र व धर्मतंत्र का अभाव था। कोई महल व समाधि नहीं थी। अतः उनका सौंदर्य बोध समाज द्वारा प्रोत्साहित व समाज पोषित ही था। आइए विशेष संवाद करें। सिंधु सभ्यता में सौंदर्य बोध था जो समाज पोषित था। इस पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। इसमें दो बातें लेखक ने कही है, सौंदर्य बोध और समाज पोषित होना। सौंदर्य बोध का तात्पर्य है कि वे कला के प्रेमी थे और हर काम को सुंदर तरीके से करते थे। जैसे उनका नगर नियोजन उत्तम व सुंदर था, मिट्टी के बर्तन सुंदर थे, केश विन्यास सुंदर था, मूर्तियां सुंदर थी, आभूषण सुंदर थे, खिलौने सुंदर थे, लिपि सुंदर थी, आदि बहुत सारी चीजें हैं जो सुंदरता का प्रतीक हैं। लेकिन उस समय कोई राजतंत्र व धर्मतंत्र नहीं था, इसलिए राज पोषित और धर्म पोषित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उस समय महल या समाधियां नहीं थी, हथियार भी नहीं थे। इसलिए उस समय केवल समाज का नियंत्रण ही था और समाज के द्वारा प्रोत्साहन व पोषण ही कला को मिलता था।
आइए इस पाठ्य वस्तु को प्रवाह चित्र से समझें। आज हमने पढ़ा कि अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता में लेखक ने बताया है कि इस पाठ में एक और अतीत में बसे सुनियोजित नगरों, सड़कों, अनाज भंडारों आदि की जानकारी है, उनकी जीवन शैली का पता चलता है और साथ ही साथ दूसरी ओर मकान मालिकों की इजाजत के बिना उनके घरों में धीरे से प्रवेश करना और अनधिकार का अपराध बोध भी लेखक को है, इसलिए इस शीर्षक का नाम अतीत में दबे पांव रखा गया है। वहीं दूसरी ओर मोहनजोदड़ो के अजायब घर का वर्णन है, जिसमें लेखक ने प्रदर्शित चीजों का वर्णन करते हुए उल्लेख किया है कि कोई भी हथियार उसमें प्रदर्शित नहीं है, यानी उस समय हथियार नहीं थे। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता को एक स्व अनुशासित सभ्यता के रूप में लेखक ने बताया है, जिसमें उन्होंने नगर नियोजन, साफ सफाई, जल निकासी व उत्तम सामाजिक व्यवस्थाओं की चर्चा की है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि उस समय राजतंत्र या धर्मतंत्र नहीं था, कोई महल, मंदिर या समाधि नहीं थी, इसलिए इसे स्व अनुशासित सभ्यता कहा है। सिंधु सभ्यता को लेखक ने लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा है, जिसका मुख्य कारण है कि वे छोटी छोटी चीजों को महत्व देते थे। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध पर लेखक ने नगर नियोजन, मिट्टी के बर्तन, केश विन्यास, मूर्तियां, आभूषण, खिलौने, लिपि आदि की सुंदरता और उत्तम नियोजन की चर्चा की है। अब बारी है अपने संदेह दूर करने की। सिंधु सभ्यता एक लो प्रोफाइल सभ्यता है, या ये कहें कि भव्यता का आडंबर उनमें नहीं था। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे छोटी छोटी चीजों को महत्व देते थे। अब उन छोटी चीजों में क्या है? उनकी मूर्तियां छोटी थी, मूर्तियों के ऊपर मुकुट छोटा था, और मुकुट छोटा था और उस पर सिरपेंच भी नहीं था। सिरपेंच होता है मुकुट के ऊपर की कलगी, जो मुकुट को और बड़ा बनाती है, लेकिन उस समय वह सिरपेंच नहीं था, इसलिए मूर्तियां भी छोटी थी और मुकुट भी छोटा था। उनके औजार भी छोटे थे, उनकी नावों का आकार भी छोटा था, और उस समय किसी भी बड़े महल व समाधियों के अवशेष नहीं मिलते हैं। आशा है आपको अतीत में दबे पांव पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।